स्वागत है आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। पैथोलॉजी सेक्शन की अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है विल्ट ऑफ अरहर। दाल हमारे डेली के खाने में लगभग रोज़ यूज़ होता है। हमारी पूरे नॉर्थ इंडिया का ट्रेंड है लगभग दिन में दाल चावल खाने का। ओके, तो हम किसी भी तरह की डिज़ीज़ या इस क्रॉप का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। द बॉटनिकल नेम ऑफ अरहर इज़ कैजनस कैजान एंड कॉमनली इट इज़ कॉल्ड pigeon pea. The causal organism, again it is a fungal disease. Causal organism is Fusarium oxysporium. Now the introduction. This disease is reported by Butler in 1906. बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है पिजन पी की। जहाँ भी दाल का ग्रो किया जाता है उन सारे स्टेट्स को इस डिज़ीज़ ने अफेक्ट कर रखा है। उसमें भी ये सबसे ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट कर रखी है महाराष्ट्र, यूपी, बिहार एंड तमिलनाडु। इसमें जो क्रॉप का लॉस होता है दैट इज़ 50 to 60%। सिम्टम्स देख लेते हैं, पहचानेंगे कैसे अगर ये डिज़ीज़ होती है। द सिम्टम्स अपीयर आफ्टर रेनी सीजन, बरसात के बाद होती है। दिस डिजीज़ इज़ अपीयर इन पैचेस, धब्बे होते हैं काले काले। प्लांट अफेक्टेड पार्शली और कम्प्लीटली, या तो कुछ इफेक्ट होगा या पूरी तरह से प्लांट अफेक्टेड होता है। ब्लैकनिंग ऑफ स्टेम नियर सॉइल, हमेशा ये जो डिज़ीज़ होती है, क्योंकि ये डिज़ीज़ अभी आप आगे पढ़ेंगे सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न होती है, तो नीचे से प्लांट को अफेक्ट करती है। सबसे पहला जो इसका सिम्टम दिखता है रूट और स्टेम रीजन पे, और वहाँ से धीरे धीरे अपवर्ड आगे की तरफ बढ़ती जाती है। एंड अपवर्ड सेवरल फीट, इसमें होता क्या है, प्लांट का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू खाना और पानी प्लांट में अपवर्ड मूव करता है प्लांट के हर पार्ट तक, तो वहाँ पे वाइट पिंकिश माइसीलियल ग्रोथ हो जाती है। द कॉर्टेक्स फिल्ड विथ वाइट पिंकिश माइसीलियल ग्रोथ, जिसकी वजह से वो जो पूरा सिस्टम होता है वो स्टक्ड हो जाता है, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है और इन चीज़ों का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। तो नीचे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है लेकिन ऊपर एक तरीके से सूखा पड़ने लगता है पूरा। विल्टिंग एंड डाइंग ऑफ प्लांट, धीरे धीरे प्लांट जो होता है विल्ट करने लगता है और ख़त्म होने लगता है। प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल, स्टिल दे सफ़र फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, पानी उपलब्ध होता है लेकिन क्या होता है कि वैस्कुलर रीजन और कॉर्टिकल रीजन में एक्सेस माइसीलियल ग्रोथ की वजह से वो पूरा रीजन स्टक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज की वजह से प्लांट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम में देख लेंगे विल्ट ऑफ फिजेरियम। जब आप स्टेम, ये रूट्स पूरी काली पड़ गई हैं, जब आप ऊपर देखेंगे स्टेम में, इसमें पूरी एक लाइन दिख रही है आपको ब्लैक ब्लैक, ये पूरी लीव्स इसकी सूख के झड़ने लगती हैं और स्टेम भी फुली अफेक्टेड रहता है प्लांट। नाउ द विल्टिंग सिम्टम जो है उसका सिक्वेंशियल अरेंजमेंट देख लीजिए। लीव्स जो होती हैं फ्लैसिड हो जाती हैं, ठीक, मतलब पूरी एक तरीके से फ्लैसिडिटी फैल जाना ऑफ लीव्स एंड सक्लेंट शूट, पानी होता है नीचे जो होता है ना, एक्सेस पानी लग जाता है, सड़ने लगता है। सक्लेंट, सक्लेंट प्लांट आप जानते हैं ना, मांसल जिनमें पानी एक्सेस, सक्लेंट शूट्स। डिसकलरेशन एंड क्लोरोसिस, येलो ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती हैं इनका ग्रीन कलर ख़त्म होने लगता है और धीरे धीरे ये जो लीव्स होती हैं ये येलो होने लगती है। डेसिकेशन एंड ड्रूपिंग, टूटना और झड़ना, ठीक है, जब चीज़ों की एबनॉर्मेलिटी बैलेंस गड़बड़ाता है तो डेसिकेशन एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स होने लगता है। सिम्टम एक्सटेंड्स टू अदर पार्ट, क्योंकि ये अफेक्ट करता है फ्रॉम रूट, देन आगे बढ़ता है स्टेम पे, तो और फिर इसके बाद पत्तियां इफेक्ट होती हैं, तो बचता धीरे धीरे कुछ नहीं है। सिम्टम्स पूरे ही प्लांट के सारे पार्ट पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट में विल्टिंग होती है, कोलैप्स करता है और पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अरहर का फील्ड व्यू देख लेंगे। ये आपका शुरू है विल्टिंग, विल्टेड लेंटिल प्लांट धीरे धीरे पूरा ही फैल जाता है ये। यहाँ पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अगर एक में हो रहा है, चार आपने लगा रखे हैं, तो इसको आप इरेडिकेट आउट करिए जल्दी से जल्दी कि ये दूसरे को इफ़ेक्ट ना करे। यहाँ पे स्टेम में आप देख लेंगे, इसके वैस्कुलर सिस्टम में जब आप ऐसे एलएस काट के देखेंगे तो ये जो काला काला होता है पूरा आगे तक बढ़ता जाता है। ब्लैकनिंग ऑफ जाइलम टिश्यूज़ इसमें आपको दिखेंगी। फिर
पर्टिकुलर जो फंगस जो कि इस डिजीज़ को कॉज करता है उसकी सिस्टेमिक पोजीशन देख लेंगे। द किंगडम इज माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटरोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसेट्स, ऑर्डर ट्यूबरक्यूलेरियल्स, जीनस फ्यूजेरियम एंड स्पीशीज ऑक्सीस्पोरियम। देखिए, एक बार फंजाई का क्लासिफिकेशन मेरा वीडियो फिर से आप रिपीट आउट कर लिया करिए, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो क्लास ड्यूटरोमाइसीट्स हैं इन्हें फंजाई परफेक्टाई कहते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो भी चीज़ें होंगी वो माइसीलिया और क्लेमाइडोस्पोर से होगा। तो एक बार क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल पढ़ लेने से माइंड में चीज़ें फिर से क्लियर हो जाती हैं। नाउ द इन्फेक्शन, फंगस इज़ कन्फाइंड टू वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में ये फंगस ग्रो करते हैं, पूरे उस एरिया को कोलैप्स करते हैं, बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। ठीक, सेल के अंदर और बाहर सेल के ये पूरी तरह से ग्रो करते हैं। हाइफी जो होते हैं सेप्टेट होते हैं, ग्रोइंग ऑन द वॉल्स ऑफ लार्जर वेसल्स। सेप्टेट हाइफी और लार्जर वेसल्स के वॉल पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम हाइलाइन होते हैं, 3 तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द होस्ट। द फर्स्ट वन इज़ माइक्रोकोनिडिया, सेकेंड मैक्रोकोनिडिया एंड थर्ड वन इज़ क्लेमाइडोस्पोर। टाइप्स ऑफ स्पोर्स को और एलेबोरेट करके देख ले। द फर्स्ट वन माइक्रोकोनिडिया, माइक्रो का मतलब छोटा, कोनिडिया एलिप्टिकल होता है, कर्व्ड होता है, यूनिसेलुलर होता है, 1 या 2 सेप्टा होता है। मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा होगा, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल कुशंस ऑफ माइसीलियम ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, लंबे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, 3 से 4 सेप्टा होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट, दे आर ओवल और स्फेरिकल, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिंगल होते हैं या चेन में होते हैं। अब चेन में होंगे तो या तो टर्मिनल होंगे बिल्कुल बाहर की तरफ लटके हुए, या तो इंटर कैलरी होंगे, बीच में होंगे। परसिस्ट इन सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक ये परसिस्ट करते हैं। नाउ द डिजीज साइकिल, पेरिनेशन। डिजीज़ जो होती है ये सीड एंड सॉइल बॉर्न है। जो फ्यूजेरियम है ये फंजाई आपकी सॉइल बॉर्न है, और सीड बॉर्न इसलिए अगर आप इन्फेक्टेड सीड को नेक्स्ट सीज़न में लगाएंगे तो फिर से ये डिजीज़ पूरी तरीके से फैलेगी। पैथोजन जो है आपका सॉइल बॉर्न है, सर्वाइविंग इन द सॉइल एज सैप्रोफाइट इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। इसका होस्ट तो है दाल का पौधा, लेकिन वो पूरे साल तो रहेगा नहीं, उसका एक निश्चित समय है, सीज़न है। जब आप उसे कट कर देंगे तो ये कैसे सर्वाइव करता है, उस समय ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदल देता है, सैप्रोफिटिक मोड, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। द रूट्स ऑफ होस्ट रिमेन एज सच इन द सॉइल। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में एज सच पड़ी रहती हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। सो द पैथोजन पेरिनेट्स फॉर ईयर्स ऑन सच डेब्रिस। पैथोजन जो होते हैं वो सालों साल उन डेब्रिस में रहते हैं। कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनैकुलम। अगर कोई पूछे प्राइमरी सोर्स क्या है तो कोनिडिया है एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। नाउ द प्राइमरी इन्फेक्शन, द प्राइमरी इन्फेक्शन अकर थ्रू द फाइन रूटलेट्स। या तो रूट्स के थ्रू होगा जो एज सच खेतों में रह जाते हैं, जिससे कि आपके हाइफी होते हैं वो पेनेट्रेट करते हैं सॉइल में। ठीक है, और हाइफी फॉर्म करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ जर्मिनेशन। और या तो क्लेमाइडोस्पोर्स जो कि मिट्टी में बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आने पे ये वापस से जर्मिनेट करते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड रूटलेट पैथोजन पास इनटू द लार्जर रूट्स। ठीक है, इन्फेक्टेड से लार्जर रूट्स में पैथोजन पास करते हैं, डायरेक्टली नहीं पेनिट्रेट करते बाय द हाइफा। ठीक है, रूट से लार्ज रूट में पास करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, बिकॉज ये डिजीज़ सीड और सॉइल बॉर्न है इसलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन रेयर होता है, क्योंकि जो कोनिडिया होता है वो प्रोड्यूस होता है इन द एरियल पार्ट ऑफ हाइफा। ओके, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर जो कि इस डिज़ीज़ को होने में फेवर करते हैं। इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। 17 से 29 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। मैन्योरिंग, सुपर फॉस्फेट एंड कैटल डंग। फंगस को आप जानते हैं बहुत से फंगस ऐसे होते हैं जो कि काऊ डंग पे ग्रो करते हैं या खाद या मिट्टी पे। अगर वो अच्छी तरह से नहीं बनी हुई है तो उन पे भी इनको एक फेवरेबल सिचुएशन मिलती है, वहाँ ग्रो करते हैं। तो इस तरह के जो मैन्योर्स होते हैं
ये भी फेवर करते हैं इस पर्टिकुलर फंगस को ग्रो करने में। इसके अलावा शुक्ला जी ने रिपोर्ट किया था कि सैंडी सॉइल जो होती है ये भी फेवर करती है इस फंगस को ग्रो करने में। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर डिजीज़ हो जाती है तो आप उस हाउ कुड यू मैनेज, इसमें 3 मेथड है, कल्चरल, फिज़िकल एंड मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिज़िकल मेथड में सबसे पहली चीज़ है कि क्रॉप डेब्रिस को ख़त्म करिए। जो खेतों की जुताई होती है, कुड़ाई, डीप प्लविंग करिए, गहरी करिए, ग्रीन मैन्योर का यूज़ करिए और वेल रॉटन फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। अच्छी मैन्योर लाइए, पकी हुई, जिसमें फंगस उंगस ना ग्रो किए हों। सबसे अच्छा तरीका है कि इंटर क्रॉपिंग करिए, मतलब मिक्स क्रॉपिंग करिए ज्वार के साथ, क्योंकि जो ज्वार की रूट होती है उसमें HCN रिलीज़ होता है जो कि फाइटोटॉक्सिक होता है फ्यूजेरियम के लिए। एंड लास्ट वन सबसे अच्छा है कि आप दाल की विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को यूज़ करिए। केमिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारे एंटी फंगल केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप सीड को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें बेविस्टिन है और कार्बेंडाजिम भी है। ओके। बायोलॉजिकल, बायो कंट्रोल मैकेनिज़्म आज की डेट में बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ट्रेंड में है। सीड ट्रीटमेंट करिए ट्राइकोडर्मा विरिडी से या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से। अब क्या है, इसमें दोस्ती दुश्मनी जैसा चलता है कि अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी भी फंगस ही है, लेकिन इससे अगर आप सीड को ट्रीट कर देंगे तो आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नहीं ग्रो करेगा। समझ रहे? ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के ग्रोथ को नहीं फेवर करते। बायो कंट्रोल का पूरा मैकेनिज़्म है विच इज़ राइट नाउ इन वेरी मच ट्रेंड। इंटरक्रॉपिंग जो ज्वार के साथ आप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके का बायो कंट्रोल मैकेनिज़्म ही है। नाउ द डिजीज़ मैनेजमेंट की डिटेल बात हो गई, उसी को थोड़ा सा और यहाँ जाने। ये जो डिज़ीज़ है ये सॉइल बॉर्न है, इसलिए आपको सॉइल का थोड़ा सा फील्ड स्केल पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्रॉप को रोटेट करना सबसे अच्छा तरीका है सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का। इसमें आप टोबैको, सॉर्गम, पर्ल, मिलेट, कॉटन को एज अ रोटेशन क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग विथ सॉर्गम, ज्वार के साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग करिए, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड पाई गई है। बस इतनी ही चीज़ें हैं। विल्ट ऑफ अरहर बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और ड्यूट्रोमाइकोटेना का मेंबर है तो आपको वहाँ भी क्लियर होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट वन है। सो प्लीज़ पढ़िए, ध्यान से समझिए। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरीके से आपके सामने रखने की, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।